मार्च 2026 में फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय ने एक साधारण, सीधा, बिना किसी नाटक के ऐलान किया। अब से नाटो के परमाणु हथियार फिनलैंड के क्षेत्र में आ सकते हैं। मॉस्को में पुतिन के प्रवक्ता कैमरों के सामने आए और वही शब्द इस्तेमाल किए जो रूस ने यूक्रेन पर हमला करने से पहले कहे थे। अगर फिनलैंड हमें धमकी देता है तो हम उचित कदम उठाएंगे। फिनलैंड ने अभी अभी कुछ ऐसा किया है जो दशकों में किसी भी देश ने नहीं किया, कुछ ऐसा जिससे रूस बिना एक भी गोली चलाए घबरा गया। लेकिन परमाणु हथियार तो बस शुरुआत है, क्योंकि पिछले 18 महीनों में जो हुआ वो एक ऐसी कहानी है जिसे रूस कभी नहीं चाहता कि आप जानें। पुतिन की योजना सीधी थी, नाटो के बाहर एक सेना बनाना, बम वर्षक विमानों को आर्कटिक में ले जाना और फिनलैंड को पीछे हटने के लिए मजबूर करना। ऐसा लग रहा था कि ये काम कर रहा है, जब तक कि ये काम करना बंद नहीं कर गया। कहानी सीमा के रूसी हिस्से से शुरू होती है और यह समझने के लिए कि रूस वहां क्या बना रहा था, आपको कुछ ऐसा देखना होगा जो 85 साल पहले हुआ था और जिसे फिनलैंड के लोग कभी नहीं भूले। नवंबर 1939 में सोवियत संघ ने फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया। रेड आर्मी के पास आधे मिलियन से भी ज्यादा सैनिक, टैंक, तोपखाना और विमान थे। स्टालिन को लगा था कि देश 2 हफ्तों में आत्मसमर्पण करेगा। इसमें लगभग 4 महीने लगे और 1,25,000 से 1,65,000 सोवियत सैनिकों की जान चली गई। रूसी अभिलेख कभी पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं हुए, लेकिन इस दायरे के भीतर कोई भी संख्या पहले से ही विनाशकारी है। फिनलैंड ने जमीन खोई, लेकिन कभी कब्जे में नहीं गया। 85 साल बाद रूस ने फिर से अपनी नजरें उसी जगह पर गड़ा दी। वही रास्ता, वही जमीन का गलियारा जो दोनों देशों को अलग करता है। एक क्षेत्र जिसे कारेलिया कहा जाता है और उन्होंने इसे बनाना शुरू किया। यहाँ है पेट्रोजावोड्स्क, कारेलिया गणराज्य की राजधानी, जो सीमा के रूसी हिस्से में है, फिनलैंड से 160 किलोमीटर दूर। 2024 तक इस जगह पर एक सोवियत सैन्य अड्डा था जो पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। इमारतें जर्जर हालत में थी, हर जगह घास फूस उगाया था और 2000 के दशक की शुरुआत से यहाँ कोई सैनिक नजर नहीं आया था। लेकिन 2025 में फिनलैंड के टीवी चैनल येले की सैटेलाइट तस्वीरों ने कुछ अलग दिखाया। जंगल को काट दिया गया था, 50 से ज्यादा सैन्य ट्रक खुले में खड़े थे। नई शेड अचानक से उभर आए थे। निर्माण तेजी से चल रहा था। रूस यहाँ कुछ बना रहा था, चुपचाप, और पेट्रोजावोड्स्क तो बस शुरुआत थी। फिनलैंड की सीमा से 110 किलोमीटर दूर कंडालाक्षा में सैटेलाइट्स ने एक पूरी तरह से नया सैन्य शहर दिखाया। यह शहर टेंट, गोदाम, डॉर्मेट्री, एक स्वास्थ्य केंद्र और यहाँ तक कि एक जल शोधन स्टेशन के साथ बनाया जा रहा था। ये सब उस इलाके में हो रहा था जिसे कुछ महीने पहले सिर्फ पुराने उपकरण रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। इस कार्यक्रम की कुल लागत थी 42 अरब रूबल, यानी लगभग 460 मिलियन डॉलर, एक ऐसे देश में जो पहले से ही युद्ध के बीच में था। उद्देश्य था तथाकथित 44वें सेना कोर का गठन करना, जो एक नई ताकत थी जिसमें 15,000 तक सैनिक हो सकते थे और जिसे नाटो के बाहर तैनात किया जाना था। लेकिन यहाँ वो बात है जो क्रेमलिन ने किसी को नहीं बताई। कागजों पर 44वां सेना कोर एक शक्तिशाली खतरा था। असल में यह एक बिल्कुल अलग कहानी बताता था। इस कोर में शामिल होने वाले ज्यादातर सैनिक अभी भी यूक्रेन में खार्किव क्षेत्र में यहाँ से 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर लड़ रहे थे। नई छावनियों को मजबूत करने वाला उपकरण सीधे मोर्चे पर भेजा जा रहा था। पेट्रोजावोड्स्क की छावनी ज्यादातर समय एक वर्कशॉप की तरह काम करती थी, जहां जंग लगे सोवियत टैंकों और वाहनों की मरम्मत की जाती थी ताकि उन्हें युद्ध में भेजा जा सके। इसमें एक बात है जो इन सबको सैटेलाइट इमेज से बेहतर दिखाती है। पहली सैन्य परिवारों के पेट्रोजावोड्स्क पहुंचते ही खुद करेलिया के गवर्नर मीडिया में गए और जोर देकर कहा कि
कि ये कोई नई यूनिट्स की आमद नहीं है, ये एक वापसी है। करेलिया हमेशा देश की अग्रिम चौकी रही है। शब्दों के चुनाव पर ध्यान दो। ये रक्षा नहीं है, यह भाग्य है। ये वही तर्क है जो रूस ने हर युद्ध को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया है। यानी रूस एक खतरे का माहौल बना रहा था, जबकि उसके पास उसे पूरा करने के लिए सैनिक नहीं थे। और जानते हैं उन्होंने ऐसा करने का फैसला क्यों किया? इसे समझने के लिए आपको पुतिन की सोच समझनी होगी। जब फिनलैंड अप्रैल 2023 में नाटो में शामिल हुआ, तो इससे क्रेमलिन के लिए एक गंभीर आंतरिक समस्या पैदा हो गई। पुतिन ने सालों तक कहा था कि यूक्रेन में युद्ध नाटो के विस्तार के जवाब में एक जरूरी कदम है। लेकिन अगर नेटो फिनलैंड के साथ इतनी आसानी से बढ़ सकता है, अब रूस के साथ 1300 किलोमीटर और सीमा हो गई है, तो उनका तर्क कमजोर लगने लगा। समाधान वही करना जो वो हमेशा करते हैं जब खुद को घिरा हुआ महसूस करते हैं। ताकत दिखाना, डराना, सैन्य प्रदर्शन करना, सैन्य अड्डे बनाना, विमान भेजना, नए सेनाओं की घोषणा करना, रूसी जनता को दिखाना कि रूस नेटो की उकसावे का जवाब दे रहा है, भले ही असली सैनिक अभी भी यूक्रेन में है। समस्या ये है कि सैन्य प्रदर्शन के असली और रूस के अनुमान से परे परिणाम विनाशकारी रहे। लेकिन उन तक पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये विमान हर हफ्ते क्या करते थे। Tu-95 और Tu-22M3 बम वर्षक, इन्हीं विमानों ने क्रूज मिसाइलें ले जाकर इमारतें गिराईं और परिवारों को आधी रात में भूमिगत आश्रय की ओर भागने पर मजबूर किया। यूक्रेनी हमले वाले हफ्ते में रूस ने यूक्रेन के शहरों पर 400 से अधिक ड्रोन दागे थे, जो युद्ध शुरू होने के बाद सबसे बड़ा हमला था। इसके बाद जो हुआ वह उसी का जवाब था। 1 जून 2025 को यूक्रेन ने आधुनिक युद्ध के इतिहास की सबसे साहसी सैन्य कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया। 18 महीनों तक यूक्रेनी खुफिया एजेंटों ने चुपचाप एक योजना बनाई, जिसे बाद में ऑपरेशन स्पाइडर वेब कहा गया। इस योजना का विचार सीधा, क्रूर और पूरी तरह से उन सभी बातों से अलग था जो कोई भी रूसी जनरल संभव मान सकता था। 117 ड्रोन रूसी क्षेत्र के अंदर भेजे गए, लकड़ी की कैबिनों में छुपाए गए, आम ट्रकों में लादे गए, सामान्य ट्रैफिक में मिलाए गए और एयरबेस के पास रोके गए। जब समय आया तो केबिनों की छतें दूर से खोली गई और ड्रोन एक साथ उड़ान भर गए। 5 एयरबेसों पर 5 अलग अलग टाइम जोन में, यानी पूरे रूसी क्षेत्र में एक साथ फैल गए। मुर्मांस्क आर्कटिक से इरकुत्स्क साइबेरिया, जो यूक्रेन से 4300 किमी दूर है। हर ड्रोन की कीमत $600 से $1000 के बीच थी। हर विमान जिसे उन्होंने नष्ट किया, उसकी कीमत सैकड़ों मिलियन डॉलर थी। धुआं छटने पर यूक्रेन ने दावा किया कि उसने 40 से अधिक रूसी विमान नष्ट या क्षतिग्रस्त किए। ये संख्या नेटो द्वारा भी पुष्टि की गई, जिसने अनुमान लगाया कि 10 से 13 विमान पूरी तरह से नष्ट हो गए। इनमें Tu-95 और Tu-22M3 जैसे रणनीतिक बमवर्षक शामिल है, जो बहुत बड़े और महंगे विमान हैं और जिन्हें दशकों से बनाया नहीं गया है। यूक्रेन द्वारा अनुमानित नुकसान $7 अरब था और लगभग 20% सभी रूसी रणनीतिक बमवर्षकों में से एक ही रात में युद्ध से बाहर हो गए। रूसी सैन्य ब्लॉगर्स ने उस दिन को रूसी विमानन का पर्ल हार्बर कहा, जो जापानी हमले की ओर इशारा करता है, जिसने 1941 में अचानक अमेरिकी बेड़े को नष्ट कर दिया था। ये तुलना सब कुछ कहती है, पर कहानी खत्म नहीं हुई। बाकी बचे बमवर्षकों की सुरक्षा के लिए रूस ने ऐसा फैसला लिया जो उस समय समझ में आता था। उसने ज्यादातर विमानों को देश के सुदूर पूर्वी ठिकानों पर भेज दिया, खासकर अमूर क्षेत्र के उक्राइनका में, जो मोर्चे से 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। नतीजा यह हुआ कि हर हमले के मिशन के लिए दर्जनों घंटों की उड़ानें जरूरी हो गई। ऐसे विमानों पर इतना दबाव पड़ा जो अब नहीं बनते और फिर कभी नहीं बनेंगे।
कि इसे लंबे समय तक सहना मुश्किल हो गया। हर ऑपरेशन की लागत आसमान छूने लगी और ज़रूरत पड़ने पर तेजी से हमला करने की क्षमता लगभग खत्म हो गई। रूस ने अपनी सबसे बड़ी ताकत बचानी चाहिए, लेकिन इसी में उसे लगभग निष्क्रिय कर दिया। आर्कटिक में ओलेनिया बेस फिनलैंड को डराने की रूसी योजना के मुख्य स्तंभों में से एक था। यही वह जगह थी जहां रूस ने अपने रणनीतिक बमवर्षक भेजे थे, जो साफ दिखाई देते थे और डरावने थे, नाटो की सीमा के पास तैनात थे और एकदम सही निशाने थे। यही वो जगह थी जहां ऑपरेशन मकड़ी का जाला ने पहला वार किया। रूस ने जो भी फैसला लिया, उत्तर में विमानों को इकट्ठा करना, फिनलैंड की सीमा के पास ठिकानों को मजबूत करना, ऐसी उपस्थिति बनाना जो डरावनी लगे। आखिरकार इससे यूक्रेन को सटीक, ज्ञात और सुलभ लक्ष्य मिल गए। लेकिन रूसी विमानों को नष्ट करना केवल आधी कहानी थी। अब कहानी पर वापस आते हैं। यहीं पर फिनलैंड एक बार फिर इस कहानी में आता है। वह चुपचाप कुछ बना रही थी और यह क्रेमलिन के लिए किसी भी ड्रोन से कहीं ज्यादा परेशान करने वाला है। देखिए, यूरोप के ज्यादातर देशों ने पिछले कुछ दशकों में सैन्य खर्चों में कटौती की है और कूटनीति पर दांव लगाया है। शीत युद्ध के बाद लगा था कि बड़ी लड़ाइयां खत्म हो गई है, लेकिन फिनलैंड ने ऐसा नहीं माना। जब जर्मनी अपनी सेना को कम कर रहा था और फ्रांस रक्षा बजट में कटौती पर बहस कर रहा था, फिनलैंड हर साल 24,000 युवाओं को प्रशिक्षण देता रहा। हर फिनिश पुरुष को 18 साल की उम्र पूरी करने पर अनिवार्य सैन्य सेवा करनी होती है। सेवा के बाद वह रिजर्व में चला जाता है और 60 साल की उम्र तक सैन्य प्रणाली से जुड़ा रहता है। इसका नतीजा है दशकों की तैयारी, जिसे यूरोप का कोई और देश इतनी जल्दी नहीं अपना सकता। फिनलैंड के पास पश्चिमी यूरोप की सबसे बड़ी तोपखाना शक्ति है। 700 होवित्जर, 700 भारी मोर्टार और 100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। फ्रांस और जर्मनी दोनों से ज्यादा। और ये सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं। तिरासी % फिनलैंडवासी कहते हैं कि वे देश की रक्षा के लिए अपने से अधिक शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे, जो पूरे यूरोप में सबसे अधिक दर है। एक अमेरिकी मेजर जिसने फिनलैंड की सेनाओं के साथ प्रशिक्षण लिया था, ने बिना किसी व्यंग के कहा, मुझे नहीं पता कि हम बस फिनलैंड क्यों नहीं जाते, देखते हैं कि वे क्या करते हैं और उसकी नकल कर लेते हैं। और एक बात है जो किसी भी संख्या से बेहतर पूरी बात बता देती है। कहा जाता है कि अगर आप फिनलैंड के किसी भी बार में जाएं और चिल्लाएं, यहाँ कौन है जो एंटी टैंक हथियार चला सकता है, तो सभी पुरुष खड़े हो जाते हैं। यही वह देश है जिसे पुतिन ने धमकाने का फैसला किया। और फिनलैंड की प्रतिक्रिया घबराहट की नहीं थी, ना ही शर्मीली कूटनीति की थी, बल्कि वह मजबूत, सटीक और पिछले 18 महीनों से लगातार थी। फिनलैंड ने JSSM-ER मिसाइलें खरीदी, जो लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें हैं, जो नीचे उड़ सकती हैं और रूसी क्षेत्र के अंदर लक्ष्यों को आसानी से पता चले बिना मार सकती हैं। इन्हें AF-35 लड़ाकू विमानों के साथ जोड़ा जाएगा, जो 2026 में आ रहे हैं, और ये इस समय दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमान हैं। इसका अर्थ है कि फिनलैंड उन्हीं ठिकानों को निशाना बना सकता है जिन्हें रूस ने डराने के लिए बनाया है। स्वीडन के साथ मिलकर एक संयुक्त ब्रिगेड बनाई गई है, जिसे अत्यधिक ठंड में युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें लापलैंड में हॉविट्जर तैनात है, जो 50 किलोमीटर से अधिक दूर के लक्ष्यों को भेद सकते हैं। मिक्केली में, जो रूसी सीमा से 90 किलोमीटर दूर है, नाटो का एक कमांड सेंटर खोला गया है, ताकि पूरे क्षेत्र में सहयोगी सेनाओं का समन्वय किया जा सके। और आर्कटिक के रास्ते नॉर्वे तक एक रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई है, ताकि सर्दियों के दौरान कठिन सड़कों पर निर्भर रहने के बजाय अतिरिक्त बल ट्रेन से पहुंच सके। रूस के हर कदम के जवाब में फिनलैंड की प्रतिक्रिया पहले से भी ज्यादा मजबूत रही, लेकिन
मार्च 2026 में जो हुआ वो अब तक का सबसे बड़ा कदम था। 1987 में फिनलैंड ने एक कानून पारित किया था। ये वो वक्त था जब देश तटस्थ रहना और सोवियत संघ से टकराव टालना चाहता था। फिर संसद ने फैसला किया, फिनलैंड की जमीन पर किसी भी परमाणु हथियार का आयात, निर्माण, परिवहन, भंडारण या विस्फोट करना अपराध होगा, बिना किसी अपवाद के, यहाँ तक कि युद्ध के समय भी। यह इस बात का सबूत था कि फिनलैंड इस खेल से बाहर है। ये कानून लगभग 40 साल तक चला और फिर मार्च 2026 में फिनलैंड सरकार ने इसे खत्म करने का प्रस्ताव रखा। कारण सीधा था, नाटो की रक्षा का सही मायनों में हिस्सा बनने के लिए फिनलैंड को उन कानूनों को हटाना था जो गठबंधन को उसके क्षेत्र में काम करने से रोकते थे। रक्षा मंत्री अंtti हाइक्कानेन ने कहा कि यूक्रेन पर हमले के बाद से सुरक्षा की स्थिति बुनियादी रूप से बदल गई है। अगर इसे मंजूरी मिलती है, और सभी संकेत हैं कि मिलेगी, तो नाटो के परमाणु हथियार फिनलैंड में आ सकते हैं। रूसी सीमा से 160 किलोमीटर से भी कम और रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग से 300 किलोमीटर से भी कम दूरी पर। मॉस्को में प्रतिक्रिया तुरंत आई। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव कैमरों के सामने आए और कहा कि यह कदम फिनलैंड के लिए कमजोरियां पैदा करता है और अगर देश रूस को धमकी देता है तो हम उचित कदम उठाएंगे। ये वही भाषा थी, वही लहजा था, वही शब्द थे जो यूक्रेन पर हमले से पहले इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन इस बार हेलसिंकी में कोई नहीं हिला और यहीं पर हम इस कहानी के टुकड़ों को जोड़ते हैं। देखिए, पुतिन ने सालों तक कहा कि नाटो ही खतरा है, कि गठबंधन का बढ़ना उसकी जंगों को जायज ठहराता है, कि पड़ोसियों की तटस्थता एक ऐसी सीमा है जिसे पार नहीं किया जा सकता। लेकिन उनकी हर कार्रवाई ने उल्टा ही नतीजा दिया। ये वही जाल है जिसमें हर वो नेता फंसता है जो रणनीति की बजाय अहंकार से काम करता है। ताकतवर दिखने के लिए किया गया हर कदम आखिरकार वही खतरा पैदा कर देता है जिससे वो बचना चाहता था। पुतिन एक तटस्थ पड़ोसी को डराना चाहते थे। उन्होंने जो बनाया वह उनका सबसे अच्छी तैयारी वाला प्रतिद्वंदी था। और आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि पुतिन ने फिनलैंड को डराने की कोशिश करके गलती की? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ ऐसा समझाया है जो आप पहले नहीं जानते थे, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो युद्ध की खबरें देखता है। यही चैनल को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अगली बार मिलते हैं।